नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन कृषि जगत का सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम, जिसमें लगातार नई नई जानकारी आपको हम देते हैं, क्या कुछ नया हो रहा है कृषि क्षेत्र में। और इसके लिए हमारे कार्यक्रम में है 3 भाग। पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद बात होगी कृषि स्टार्टअप की, आखिर में बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, आइए देखते हैं विज्ञान और किसान में क्या है आज खास आपके लिए। हम सभी जानते हैं किसानों के सामने अलग अलग चुनौतियां रहती हैं हमेशा ही। लेकिन बात अगर तमिलनाडु की तोट्टियम पंचायत की हम करें तो यहाँ किसान जो हैं मुख्यतः केले की खेती करते हैं और उनके सामने चुनौती थी केले की फसल को बेहतर ढंग से उपजाने की और उसके बाद उसके विपणन यानी उसको बाजार तक सही सलामत पहुँचाने की भी, जिससे बेहतर भाव उनको मिल सके। इन्हीं चुनौतियों का सामना करते हमारे जो किसान हैं वो बिल्कुल भी निराश नहीं हुए और वहाँ पर उन्होंने एक हम मान सकते हैं जो कोशिश की, उन्होंने बाकी जो किसान हैं लगभग 13 किसानों ने मिलकर एक नई कंपनी की शुरुआत की। हम सभी जानते हैं कि आज के समय में कितना आवश्यक है कि इकट्ठा होकर या एकत्रित होकर अगर किसान आगे बढ़ें तो कितना फ़ायदा उनको मिल सकता है। यहाँ भी हमारे जो किसान हैं उन्होंने ऐसे ही किया और कैसे फिर ये किसान लगातार कामयाबी के सफ़र पर आगे बढ़ते रहे, आइए देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। तोट्टियम तिरुचिरापल्ली जिले में पड़ने वाला एक कस्बा है। यहाँ छोटे और सीमांत किसानों की संख्या ज्यादा है। बहुत से किसान केला उगाने का काम करते हैं। यहाँ कावेरी नदी का पानी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, इसलिए सिंचाई की कोई समस्या नहीं थी। शायद यही वजह है कि इस इलाके में केले की बहुत ज्यादा उपज हो जाती है। इतनी उपज के लिए स्थानीय बाजार में पर्याप्त मांग नहीं थी। ज्यादा आपूर्ति और कम मांग की वजह से किसानों को मनमाफिक दाम नहीं मिल पाता था। केला चूंकि खराब होने वाला फल है, इसलिए इसे भंडारित करके रखना भी मुमकिन नहीं था। यहाँ के कुछ किसानों को लगा कि अगर केले को सुखाकर बेचा जाए तो शायद बात बन जाएगी। इसके बाद 2014 में यहाँ के 13 किसानों ने हाथ मिलाया और अपना एक समूह बना लिया। नाम रखा तोट्टियम केला उत्पादक समूह। इस काम में तमिलनाडु सरकार की ओर से चलाए जा रहे सौर ऊर्जा से चलने वाला डिहाइड्रेशन इकाई प्रोजेक्ट ने बड़ा काम किया। राज्य सरकार 50% की सब्सिडी पर इस तरह के 100 इकाइयों की परियोजना चला रही थी। ये परियोजना किसान उत्पादक समूहों के लिए उद्यमिता के क्षेत्र में प्रवेश का अवसर प्रदान कर रही थी। तोट्टियम समूह के हर बैच में 12,000 केले सुखाने की क्षमता विकसित की गई। एक महीने में इस तरह 5 बैच सुखा लिए जाते हैं। सूखे केले बेचने का विचार पूवम और कर्पूरावल्ली जैसे पारंपरिक किस्मों के मूल्य संवर्धन को नई दिशा देने वाला था। ये एक ऐसा विचार था जिसमें आम लोग, खास तौर से नौजवानों की भोजन संबंधी आदतों को बदल कर रख देने की क्षमता थी, क्योंकि इनके लिए सूखा केला शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का प्राकृतिक जरिया था। ग्राहकों तक ज्यादा पहुंच के लिए समूह ने तमिलनाडु बनाना प्रोड्यूसर कंपनी से समझौता किया और ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म का भी सहारा लिया। 35 लाख रुपए के निवेश से शुरू की गई कंपनी का आज सालाना टर्नओवर 15 लाख रुपए है। इस समूह का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण रोजगार, सामुदायिक सशक्तिकरण और निम्न श्रेणी के कृषि प्रचलनों में सुधार है। साथ ही इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं काम कर रही हैं। इस समूह को राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र की ओर से 2014 में सबसे बेहतर उद्यमी का पुरस्कार भी मिल चुका है। और आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस माह के कृषि कैलेंडर की। जी हाँ, जो किसान तिलहनी फसलों की खेती करना चाहते हैं या तिलहनी फसलों की खेती कर रहे हैं, उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना होगा बेहतर उपज के लिए, बेहतर मुनाफे के लिए, आइए इस पर भी नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। खरीफ मौसम की तिलहनी फसलों से अधिक उपज लेने के लिए बुवाई कार्य जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक करें। तिलहनी फसलें अच्छी जल निकासी वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी में ही बोएं। वांछित पौध संख्या प्राप्त करने के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की बीज दर पर प्रयोग करें। बुवाई से पूर्व बीज उपचार का कार्य करें और 24 घंटे बाद ही बीजों को खेत में बोएं।
बुआई से पहले मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करें और जरूरी खाद उर्वरकों को मिलाएं। मिट्टी की जांच न हो पाने पर सिंचित क्षेत्रों में 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 से 30 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें। वर्षा आधारित फसल में 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन और 15 से 20 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें। तिल की उपज में बढ़ोतरी के लिए 10 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गंधक का उपयोग करें। अधिक उपज लेने के लिए और निराई गुड़ाई में आसानी के लिए तिल को कतारों में बोएं। बुआई के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर अवश्य रखें। बुआई के 15 से 20 दिनों बाद पौधों की छटाई करें और पौध से पौध की दूरी 10 से 5 सेंटीमीटर रखें। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप में एक पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सफल किसान की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं कृषि स्टार्टअप। किसान बहनों भाइयों, कृषि स्टार्टअप में लगातार आपकी मुलाकात हम कराते हैं सफल और प्रगतिशील किसानों से। आज भी एक ऐसी ही सफल महिला किसान की मुलाकात आपसे हम कराने जा रहे हैं जिनका नाम है त्रिनेती सावो और ये हैं मेघालय से। हम सभी जानते हैं हल्दी जैसी फसल की अगर बात की जाए तो कितनी कारगर है ये और अपने औषधीय गुणों के लिए न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी बड़े पैमाने पर इसका निर्यात किया जाता है। लेकिन इसके औषधीय गुणों को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, वो भी जैविक खेती के जरिए। इस दिशा में लगातार हमारे जो सफल किसान हैं इन्होंने कार्य किया और आज के समय में ये बाकी किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन चुकी हैं। कृषि में इनको योगदान को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया गया। कैसा रहा इनकी कामयाबी का सफर और किस तरह का महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया कृषि क्षेत्र को, आइए देखते हैं। मेघालय जिला पश्चिम जैंतिया हिल्स की रहने वाली आदिवासी महिला किसान त्रिनेती सावो हल्दी की खेती करती हैं और महिला किसानों के समूह से जैविक हल्दी की खेती करवाती हैं।
उनकी इस पहल से महिला किसानों की आय 3 गुना तक बढ़ चुकी है। यही कारण है कि इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। त्रिनीति ने 25 महिला किसानों के साथ मिलकर मुलियह गांव में स्पाइस बोर्ड की मदद से हल्दी की खेती की शुरुआत की थी। 4 साल के अंदर 800 किसान मिलकर अब लकडोंग किस्म की हल्दी की खेती कर रही हैं। त्रिनीति के संगठन से 100 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो हल्दी की खेती कर रही हैं। जैविक खेती के विकास में अपने काम के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली सावो ने जैविक खेती के तरीकों के माध्यम से हल्दी के शुद्ध और सबसे शक्तिशाली रूप को विकसित करने के लिए अपने गांव मुलिह मेघालय में लगभग 800 महिलाओं को प्रशिक्षित किया है। लकडोंग हल्दी की कहानी गरीब महिलाओं के एक समूह की कहानी है, जो खेती के लिए खुद के लिए एक स्थायी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक साथ आती हैं। ये महिलाएं जैविक खेती के तरीकों और पर्यावरण के प्रति समर्पण का पालन करती हैं। हल्दी की लकडोंग किस्म, जो कि सैयों और उसके स्वयं सहायता समूह में महिला किसानों में होती है, उसमें करीमुन का 6 से 7.5% तक होता है, जो कि हल्दी का मुख्य घटक है, जो इसे चमकीले पीले रंग और विशिष्ट पृथ्वी सहित अपने नमकीन गुणों को प्रदान करता है। अधिकांश भारतीय खाना पकाने की नींव रखने वाला तीखा स्वाद कर्क्यूमिन एक अत्यधिक बेशकीमती औषधीय मसाला है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक और साथ ही कैंसर रोधी गुण होते हैं। मेघालय की जयंतिया पहाड़ियों में स्वदेशी रूप से उगाए गए लकडोंग हल्दी को व्यावसायिक रूप से बिकने वाली हल्दी में सोने का मानक माना जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार लकडोंग हल्दी में कर्क्यूमिन की मात्रा 7% होती है। दवाओं में इसका प्रयोग बहुत होता है। सामान्य हल्दियों की प्रजाति में कर्क्यूमिन की मात्रा 2 से 5% तक ही होती है। आयुर्वेद में हल्दी का उपयोग कई दवाइयों के निर्माण में होता है। हल्दी की गुणवत्ता का आधार इसमें पाए जाने वाले रंगीन पदार्थ कर्क्यूमिन व वाष्पशील तेल की मात्रा है। सूखी हल्दी या चूर्ण में कर्क्यूमिन की मात्रा 2.6 से 6.6% तक होती है। यदि किसान हल्दी की खेती जैविक तकनीक से करें तो अच्छी उपज के साथ साथ अच्छा लाभ भी ले सकते हैं। जैविक तकनीक से खेती में लागत बहुत कम आती है। ये भी है कि कम खर्च में किसान अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। त्रिनीति सावो का मानना है कि हल्दी की जैविक खेती कर किसान अपनी आय दोगुनी करने में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो देखा आपने लगातार जो किसान हैं कैसे आगे बढ़ रहे हैं और आज के समय में यही किसान दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बार अगर मानसून को देखा जाए तो इस बार मानसून सामान्य रहेगा, यानी वो क्षेत्र जहां पर मानसूनी बारिश पर किसानों को निर्भर रहना पड़ता है वहां भी सामान्य से ज़्यादा अच्छी बारिश हो सकती है। दूसरी तरफ अच्छी उन्नत किस्में जो हैं वो किसानों को मिल रही हैं। ऐसी स्थिति में खरीफ की जो फसलें हैं वहाँ पर किसानों को किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, किस तरह की सावधानी अपनानी होगी, इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है, यानी दिशा निर्देश दिए गए हैं किसानों को, वो भी अलग अलग जोन के हिसाब से। आइए क्या है निर्देश देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। एक तरफ खरीफ की तैयारी है और दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से बुआई के लिए जरूरी सामग्री बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। ऐसे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एडवाइजरी किसानों का काम आसान कर सकती है। ये एडवाइजरी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की सभी प्रमुख फसलों, पशुधन, मुर्गी पालन और मछली पालन के लिए है। कृषि के हिसाब से देश को 11 जोन में बांटा गया है। एडवाइजरी जोन के हिसाब से ही जारी की गई है। कृषि के क्षेत्र में पंजाब का नाम पूरे भारत में है। यहाँ के लिए वैज्ञानिक कम अवधि और ज्यादा उपज वाली धान बोने की सलाह दे रहे हैं। नर्सरी बोने का काम 5 जून तक पूरा कर लें और रोपाई 20 जून से 5 जुलाई तक पूरी हो जानी चाहिए। इसके अलावा किसानों को पानी की बचत के लिए सीधी बिजाई वाली किस्मों का चयन करना चाहिए। ये उनके लिए बेहतर रहेगा। राज्य में बासमती चावल की बुआई का सही समय 15 से 30 जून है। जो किसान गेहूं के खाली खेतों में धान बो रहे हैं और गेहूं में फास्फोरस डाल चुके हैं, वो धान में इसका इस्तेमाल ना करें। कपास का ज्यादा उत्पादन पाने के लिए बीटी कॉटन की PAU BT1 किस्म की बुआई करें। इसकी जगह
PAU लुधियाना की ओर से सुझाई गई BT संकर किस्म भी चुन सकते हैं। मक्का के लिए लंबी और मध्यम अवधि वाली उन्नत किस्में बोई जा सकती हैं। बुआई जून के पहले हफ्ते तक पूरी कर लें। हिमाचल प्रदेश में दरमियाने और निचले पहाड़ी इलाकों में मक्का की बुआई का काम 15 जून तक पूरा कर लें। समय पर बुआई के लिए गिरिराज किस्म का चुनाव करें, जबकि पछेती फसल बोने के लिए बजोरा मक्का, बजोरा पॉपकॉर्न और बजोरा स्वीट कॉर्न बेहतर रहेगी। इनके अलावा संकर किस्में भी यहाँ के किसान बो सकते हैं। हिमाचल में धान की बुआई का सही समय 20 मई से जून के पहले हफ्ते तक है। इस दौरान ज्यादा उपज देने वाली APR 1068, HPR 2143, HPR RP 2421 सही रहेगी। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटी से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं क्या है खास फार्मिंग इंडिया में। कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खास तौर से जम्मू कश्मीर की। यहाँ किसान जो हैं मुख्य तौर पर सेब की खेती भी करते हैं, लेकिन इनको बेहतर दाम मिल सके और ज़्यादा लाभ मिल सके, इसके लिए नेफेड भी यहाँ प्रयास कर रहा है। न सिर्फ किसान उत्पादक संगठन बल्कि अलग अलग बिक्री केंद्रों से कैसे किसानों को जोड़ा जा सकता है, कैसे किसान अपने जो फसल है उसका ज़्यादा भाव ले सकते हैं, कैसे सही समय पर उसको बाज़ार में बेचा जा सकता है, ना सिर्फ घरेलू स्तर पर बल्कि बाहर की भी अगर बात की जाए, ये सारी जानकारी जो है नेफेड द्वारा वहाँ किसानों को प्रदान की जा रही है, हर संभव मदद की जा रही है। और क्या परिस्थितियाँ वहाँ पर हैं और किस तरह की मदद किसानों को दी जा रही है, इस बारे में जानकारी दी नेफेड के प्रबंध निदेशक संजीव कुमार चड्डा ने। नेफेड और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच में हमने एक MOU हुआ है, जिसमें वहाँ सेब और दूसरे जो टेम्परेट फ्रूट्स हैं उनकी खेती में कैसे हम वैल्यू एडिशन कर पाएँ, कैसे इम्प्रूवमेंट कर पाएँ और उसकी मार्केटिंग कैसे कर पाएँ। तो सेब के लिए हाई डेंसिटी प्लांटेशन, जिसमें 3300 प्लांट्स एक हेक्टर में लगते हैं। तो जो ट्रेडिशनल प्लांटेशन होता है उसमें 250-300 प्लांट लगते हैं। तो इसमें इसको प्रमोशन करने के लिए विदेशों से जो उसका चारा लाना है, जो प्लांट्स लाने हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, मॉडर्न नर्सरी सेटअप करनी है, ये काम नेफेड करके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है जम्मू कश्मीर का, उसके साथ मिलके हम इसको कर रहे हैं। हाई डेंसिटी प्लांटेशन में आने वाले 5 साल में 6000 हेक्टेयर से ज़्यादा प्लांटेशन करने का लक्ष्य रखा गया और उसमें 1720 करोड़ की राशि जो है जम्मू कश्मीर सरकार ने निर्धारित की है। तो इससे ये लगता है कि जो प्रोडक्शन है एक हेक्टेयर में 5 गुना कम से कम हो जाएगी और जो सेब की क्वालिटी है, जिसमें हम A क्वालिटी एप्पल जो होता है, सेब होता है, वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो इसमें जो हमारी परंपरागत जो खेती है उसमें किसान को 30 से 40% A मिलता है, A क्वालिटी का। लेकिन ये जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन है इसमें 80 से 90% तक A क्वालिटी है। तो इसलिए बहुत हम जो डबलिंग द फार्मर इनकम कह रहे हैं, इसमें 4 से 5 गुना इनकम जो है बढ़ेगी। और साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं कि कोल्ड चेन सेटअप कर रहे हैं कश्मीर में और जम्मू में, ताकि किसान जो हैं अपना जो सेब है उसको स्टोर कर सकें और लीन पीरियड में उसको बेच सकें। तो
इसी संदर्भ में जो हमारी एफपीओ की स्कीम है, हमने स्पेशल एफपीओ सेब के लिए और दूसरे फ्रूट्स के लिए हर ज़िले में एक एफपीओ बनाया है और उन एफपीओ को हम मार्केट के साथ जोड़ रहे हैं। अभी जैसे चेरी का सीज़न है तो चेरी जो है शोपियान, गांधरबल और आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ चेरी प्रोड्यूस होती है उसको एफपीओ के माध्यम से खरीद के उसको एफपीओ के ब्रांड में पैक करके और हवाई जहाज़ के माध्यम से हम उसको बॉम्बे और दूसरे बड़े बड़े शहरों में भेज रहे हैं। तो जिस दिन चेरी किसान से हम लेते हैं अगले दिन उसको मार्केट में सेल हो जाती है। तो क्योंकि ये जल्दी ख़राब हो जाती है इसलिए हमने एफपीओ को पहली बार सीधे मार्केट से जोड़ा और अभी एक्सपोर्ट के लिए भी दुबई और दूसरे कंट्री से भी ऑर्डर आया है। तो इस बार ये बहुत ही अच्छा प्रयोग हमने किया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले सालों में भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे और जम्मू कश्मीर के जितने किसान हैं उनको इससे फ़ायदा होगा। किसान बहनों भाइयों, कृषि क्षेत्र में लगातार बदलाव हो रहे हैं और इसका श्रेय जाता है हमारी सरकार की नीतियों और साथ ही साथ कृषि वैज्ञानिकों को भी, जो लगातार नई नई चुनौतियों का सामना भी करते हैं और उसके बाद बेहतर परिणाम या सकारात्मक दिशा में लगातार हमारे किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें, हाल ही में किसान उद्योग परिसंघ की तरफ से उत्तरी क्षेत्र के लिए खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर इसमें मुख्य अतिथि रहे और क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में, आइए देखते हैं। भारत सरकार खेती बाड़ी के विकास और निवेश को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। इसके अलावा मौजूदा उद्यमों को बेहतर वातावरण देने के साथ साथ खाद्य और बागवानी क्षमता का उपयोग करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत सरकार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हमारी इंडस्ट्री ने काफी काम किया है और मुझे कहते हुए गौरव भी है कि आप सब लोगों का जो प्रयत्न है, आप सब लोगों ने जो प्रोसेस करके अपने उत्पादन की गुणवत्ता को कायम रखा है, उसके कारण निश्चित रूप से निर्यात में भी हमारी बढ़ोतरी हुई है और दुनिया में भी हमारे उत्पाद की एक प्रतिष्ठा खड़ी हुई है। लेकिन इसको हमें और बढ़ाना है, देश के जीडीपी के हित में भी, व्यापारी के हित में भी और किसान को वाजिब दाम मिले इस दृष्टि से भी। और इसलिए फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत अपनी स्कीमों को संचालित किया है। 40 मेगा फूड पार्क पिछले दिनों फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ने बनाए हैं। मिनी फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। एफडीआई को अलाउ किया गया है और पीएलआई स्कीम भी लागू की गई है, जिससे कि अधिक से अधिक लोग प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आए और जिन क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों का उत्पादन है उन क्षेत्रों तक इंडस्ट्री पहुंचे। उन क्षेत्रों तक इंडस्ट्री पहुंचेगी तभी किसान को उसका वाजिब दाम मिल पाएगा। मंत्रालय असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का भी काम कर रहा है। इसके लिए किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह और उत्पादक सहकारी समितियों की संपूर्ण श्रृंखला पर विशेष ध्यान दिया गया। तोमर जी ने कहा कि सभी किसानों तक लाभ पहुंचाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है। एक और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय लगातार इस बात का प्रयत्न कर रहा है कि हमारी योजनाओं का लाभ हर किसान तक पहुंचे, किसान के खेत की उत्पादकता बढ़े, वह ड्रिप इरिगेशन की तरफ जाए, वह केमिकल फर्टिलाइजरों का उपयोग कम से कम करे या जैविक खेती की ओर जाए, महंगी फसलों की ओर जाए, टेक्नोलॉजी का उपयोग करे, जिससे कि हमारा जो कृषि उत्पाद है उसकी गुणवत्ता बढ़े और हमारा कृषि उत्पाद देश में भी
लोकप्रिय रहे और दुनिया में भी भारत के उत्पादन की लोकप्रियता रहे, जिससे कि हम निर्यात को भी अग्रणी स्थिति में लाने में निश्चित रूप से सफल हो पावे। भारतीय उद्योग परिसंघ खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन 2021 के अध्यक्ष अक्षय बेस्टर का कहना है कि अब मूल्य संवर्धित खाद्य पदार्थों पर जोर देकर और अधिक मूल्य संवर्धन के अवसरों पर काम करने की जरूरत है। कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी के अध्यक्ष मयंक सिंघल ने कहा कि मूल्य संवर्धन की सरकारी योजनाओं से कई लोग पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं। अब गुणवत्ता और मूल्य के मामले में उत्पादन बढ़ाकर लाभ उठाने की बड़ी संभावना है। शिखर सम्मेलन में प्रसंस्करण उद्योग से जुड़ी कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। और आइए अब कृषि दर्शन में देखते हैं आज कौन सी नई मोबाइल ऐप के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। इसका नाम है किसान सभा मोबाइल ऐप। क्या है इसमें खास, आइए देखते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान परिषद यानी CSIR और CRRI द्वारा विकसित और लॉन्च किया गया है। किसानों से लेकर मंडी डीलरों, ट्रांसपोर्टरों, मंडी बोर्ड के सदस्यों, सेवा प्रदाताओं के साथ साथ उपभोक्ताओं के लिए एक सुविधाजनक ऐप है। किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने का काम करता है। कृषि से संबंधित प्रत्येक इकाई के लिए एक संयुक्त स्टॉप के रूप में कार्य करता है। कोल्ड स्टोरेज स्पेस और वेयरहाउस से जुड़े लोगों के लिए भी उपयोगी होगा। लोगों को सीधे किसानों से खरीदने के लिए सक्षम करेगा। तो आज के लिए कृषि दर्शन कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको हम बता दें, आप अपना सवाल या सुझाव हम तक अगर पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। साथ ही पत्र व्यवहार के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। किसान बहनों भाइयों, आपको बता दें ये जो कार्यक्रम है ये आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है आप इसको स्कैन कर सकते हैं और कृषि दर्शन के जो कार्यक्रम पहले भी प्रसारित हो चुके हैं वो भी आप YouTube पर देख सकेंगे। साथ ही जब जब आप जानकारी लेना चाहेंगे आप यहाँ पर सारी जानकारी हासिल कर सकेंगे। फिलहाल आज के लिए कृषि दर्शन में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।